Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Finance Minister Nirmala Sitharaman announces third tranche of 20 lakh crore rupee economic package, focuses on infrastructure and building capacities in agriculture and allied activities, sets up 1 lakh crore rupee agri-infrastructure fund. Finance Minister launches a 10,000 crore rupee scheme for formalization of micro-food enterprises, a 13,343 crore fund for 100% vaccination of cattle. Total food grain production estimated higher by more than 10 million tons from previous year, and Sensex and Nifty remain almost flat. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त की घोषणा की। कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे और निर्माण क्षमता पर विशेष ध्यान। 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि ढांचागत कोष बनाने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने माइक्रो खाद्य उपक्रमों के औपचारीकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की। मवेशियों के 100% टीकाकरण के लिए 13,345 करोड़ रुपए का कोष बनाया। कुल खाद्यान्न उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले 1 करोड़ टन से अधिक बढ़ जाने का अनुमान है और सेंसेक्स और निफ्टी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। पहले आज की बड़ी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि ढांचागत कोष बनाने की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के बारे में नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस कोष का इस्तेमाल कोल्ड चेन की स्थापना और फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे के लिए किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि आर्थिक पैकेज की इस तीसरी किस्त में कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने माइक्रो खाद्य उपक्रमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की। इस योजना से 2 लाख माइक्रो खाद्य उपक्रमों को लाभ होगा। ये योजना क्लस्टर आधारित होगी। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आम, जम्मू कश्मीर में केसर, पूर्वोत्तर में बांस, आंध्र प्रदेश में मिर्च और तमिलनाडु में साबूदाना से संबंधित उपक्रमों के लिए होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन की 2 महीने की अवधि में किसानों की सहायता के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 73,300 करोड़ रुपए की कृषि उत्पादों की खरीद शामिल है। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि 53 करोड़ मवेशियों के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। डेयरी प्रसंस्करण के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा कोष की घोषणा की गई है। हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की गई है। अगले 2 वर्ष में इसके तहत 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर हर्बल खेती की जाएगी। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे 2 लाख मधुमक्खी पालकों को लाभ होगा। पुनीत, ये सप्ताह बहुत ही कहें कि एक्टिविटी से भरा हुआ रहा है। ट्यूसडे से शुरू हुआ जब प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लाया जाएगा, फिस्कल स्टिमुलस, जो बात हो रही थी बहुत समय से। और अब अभी तक 3 बार वित्त मंत्री ने अलग अलग पहलुओं पर घोषणा की है कि इस स्टिमुलस के क्या क्या अलग अलग इसमें एलिमेंट्स होंगे। सो आप कैसे देखते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है स्टिमुलस और रिफॉर्म्स का? आपको लगता है कि अगर ये ठीक से इम्प्लीमेंट किया गया तो क्या ये एक पाथ ब्रेकिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शुरुआत हो सकती है? और इमीडिएट रिलीफ के लिए भी क्या इसमें कहें कि उचित प्रावधान है? सुनो, देखिए, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है
वो बहुत ही विस्तृत अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट कोई डोमिनेंट हो या कोई बहुत ज्यादा हम फोकस करें एक सेक्टर के ऊपर। मुझे लगता है कि भारत में अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और एक पूरा इकोनॉमिक बूस्ट देना है तो सब काफी क्षेत्र, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनको हमें टैकल करना होगा। इसमें नेचुरली जो सबसे मुख्य सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है या फार्मिंग सेक्टर है, रूरल सेक्टर है, क्योंकि उसका मुख्य कारण ये है कि हालांकि जीडीपी का वो बहुत कम हिस्सा है, करीब 15 से 20% जो जीडीपी है वो हमारी एग्रीकल्चर और रूरल एरिया से लिंक है, लेकिन पॉपुलेशन का 65% प्रोपोर्शन जो है वो इस एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर की इकोनॉमी पे बेस्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जरूरी है हमें कि हम फार्मिंग और रूरल सेक्टर की इकोनॉमी को बूस्ट करें ताकि वहां पर आमदनी बढ़े। वहां आमदनी बढ़ने से 65% ऑफ पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज में रहती है उसको फायदा होगा। तो इवन इन फार्मिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट फार्मिंग, तो फार्मिंग में भी हम देखते हैं कि कई बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र हैं। बी कीपिंग की बात कीजिए, आप फिशरीज की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, यहाँ पशुपालन की बात करें, फिर नेचुरली जो धान उगाना है या सब्जियां उगाना है, उनकी फूड प्रोसेसिंग का अलग पूरा एक सेक्टर है। तो पूरा कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव अगर हम प्लान चाहते हैं उसके लिए हमें सभी क्षेत्र की जो इकाइयां हैं उनको सपोर्ट करना होगा। ये काफी मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, क्योंकि नॉर्मली मार्केट्स कह लीजिए या ज्यादातर लोग कह लीजिए वो हेडलाइंस को देखना चाहते हैं कि एक बड़ा रिफॉर्म आया और उस बड़े रिफॉर्म से पूरी इकोनॉमी ठीक हो गई, लेकिन ये आसान नहीं है क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है वो कई क्षेत्रों में बटी हुई है। तो मुझे लगता है कि तो फाइनेंस मिनिस्टर कई किस्तों में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पैकेज प्लस जो स्टिमुलस पैकेज है, देखिए ये बहुत बड़ा कोई फिस्कल स्टिमुलस पैकेज तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है वो एकदम कोई पैसा बांट रही है, या जैसे हम विदेशों में देखते हैं कि उन्होंने जो स्टिमुलस पैकेज निकाला वहां पर उन्होंने सीधा वो पैसा कंज्यूमर्स के हाथ में या बिजनेसेस के हाथ में दिया। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है वो है बिजनेसेस को सपोर्ट करने की, थ्रू क्रेडिट, थ्रू ईजियर लोन्स, या आप कह सकते हैं कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेरा मानना यह है कि कुछ हद तक इमीडिएट राहत मिलेगी बिजनेसेस को, और कुछ हद तक जो रिफॉर्म्स हैं जो वो उसमें हमको समय लगेगा, उसमें शायद 1 साल या 2 साल भी लग सकते हैं, पर जैसा आपने कहा कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये सारे कदम जरूरी हैं। और जैसे आज एक खास मैं आपको एक रिफॉर्म के ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगा, वो है कि जो अभी तक जो किसान जो भी अपना पैदावार करते थे खेतों में, वो उन्हें लोकल मंडी में या जो भी उनकी एपीएमसी है वहां पर जो लाइसेंस दलाल होते थे उन्हीं के पास अपना प्रोड्यूस बेचना होता था। वो कहीं और किसी और स्टेट में जाकर उसको नहीं बेच सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने अब आज कहा है कि वो ये जो इंटर स्टेट बैरियर्स हैं वो खत्म कर देंगे और अपना किसान अपना प्रोड्यूस कहीं भी जाकर बेच सकता है, देश के किसी भी हिस्से में वो बेच सकता है जहां भी उसको बेहतर दाम मिले। मुझे लगता है कि बहुत क्रांतिकारी कदम है, उसका काफी फायदा होगा। इसी तरह एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंड किया जा रहा है जिसमें कि कई वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उनके ऊपर लिमिट्स जो है स्टॉक लिमिट्स वो हटा दी जाएंगी। मुझे लगता है इन सबका ये जरूरी रिफॉर्म्स हैं और इनका काफी फायदा होगा। पुनीत, आपको लगता है कि ये जो भी बहुत ही महत्वाकांक्षी जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स करी हैं फार्मर्स के हित को देखते हुए कि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले अपनी मेहनत का, इसमें स्टेट्स का भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होगा, लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा ताकि ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में आ सके? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, एग्रीकल्चर को लेकर लोकल लेवल पर या स्टेट लेवल पर बहुत सारे लॉज हैं और बहुत उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। नेचुरली इसका पर्पस ये था कि एक जमाने में जब खाद्यान्न की ग्रेन्स की शॉर्टेज होती थी भारत के अंदर, उस समय ये ध्यान रखा जाता था कि इसमें कालाबाजारी ना हो, और कालाबाजारी ना होने के लिए उसको इंश्योर करने के लिए ऐसे लॉज बनाए गए थे जो लोकल लेवल पर ऑपरेट करते थे, जिससे कि कोई होर्डिंग ऐसा ना हो कि बंगाल में मान लीजिए वैसे खाने की कमी है और उसकी होर्डिंग उसका सामान जो है वो किसी और स्टेट में जाके होर्ड हो जाए। तो इस तरह के काफी लॉज बने, लेकिन सच बात तो यह है कि अब वो जो समय है वो गुजर चुका है।
भारत में इस समय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत है और इस साल भी जबकि पूरी जीडीपी और पूरा इकोनॉमी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो काफी नीचे आएगी, उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर में हम 4 से 5% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये बात तो साफ है कि भारत में वो जमाना जो था जब शॉर्टेजेस होती थी और सप्लाई नहीं होती थी, वो मुझे लगता है वो जमाना अब गुजर गया है। और ये जरूरत है कि हम पूरी जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग चेन है, उसका प्रोडक्शन, उसकी सेल्स, उसके ऊपर जो एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी लोकल लेवल पे, वो खत्म की जाए। इसलिए मुझे लगता है जो रिफॉर्म्स अब ला रहे हैं ये सेंट्रलाइज्ड रिफॉर्म्स हैं, ये स्टेट लेवल पे रिफॉर्म्स नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको रिफॉर्म को रोक पाएगी। तो मुझे लगता है ये सेंट्रलाइज्ड एक स्ट्रेटेजी है। आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि इसका कितना फायदा किसानों को मिला है। In more news, the total food grain production in the country is estimated at a record 295.67 million tons in the 2019-20 crop year, which is higher by 10.46 million tons from the previous year. Agriculture Ministry today released the third advance estimates of production of major crops of 2019-20. The total production of rice during 2019-20 is estimated at around 118 million tons. It is higher by over 8 million tons than the 5 years average production. Besides, the production of wheat is estimated at a record over 107 million tons. It is higher by 3.58 million tons as compared to the previous year. The total production of pulses is estimated at over 23 million tons, which is higher by 2.19 million tons than the 5 years average production. The ministry said the cumulative rainfall in the country during the monsoon season June to September 2019 has been 10% higher than the long period average. Accordingly, the production of most of the crops for the agricultural year 2019-20 has been estimated higher than the normal production. The Pan-India Electronic Agri-Produce Trading Portal ENAM has reached a milestone of 1,000 mandis across 18 states and 3 union territories. The Agriculture Minister said 38 additional mandis were integrated with the ENAM platform today. National Agriculture Market ENAM was launched in 2016 with the aim of networking the existing mandis on a common online market platform as one nation, one market for agricultural commodities in the country. The online digital market aims at reducing transaction costs, bridging information asymmetries, and helping expansion of market access for farmers and other stakeholders. One nation, one market goal, facilitating farmers, traders and mandis to collectively work together as a cohesive unit to take the nation towards online sale and purchase of agri-produce through ENAM portal. In the last 4 years, the ENAM has registered a user base of 1.66 crore farmers, 1.31 lakh traders, over 73,000 commission agents, and more than 1,000 farmers, producers, organizations. And now we're joined by Harveer Singh, editor, Outlook. A warm welcome to you on the program, sir. Harveerji, can you hear us? Hello. Harveerji, a warm welcome to you on Market Mantra. Yeah, thank you. Harveerji, what are the real reasons for the record food grain production when it comes to rice, wheat and pulses, especially where agriculture is primarily rain-fed? What has been the government intervention and the work ethic of the farmer that has led to this record food grain production? Actually, the primary reason behind that is the very favorable weather. Monsoon was good. It prolonged. At the same time that the good winter also prolonged, which was good for the wheat crop. That's why Rabi and Kharif both were bumper, and that's why we had this record food grain production in this year. At the same time, we should also appreciate farmers' hard work. So they gave their 100% to their crop and came out with this kind of result. At the same time, whatever is the requirement from the government side, fertilizer and other facilities were also provided timely. That is the reason behind this. And what about the ENAM mandis, whereby online sale purchase of agricultural produce? How effective has it been as a network to ensure that there is proper sale of produce by farmers? Actually, marketing of farm produce is a challenge in a country like us. And continuously there are some basically lacuna and some problems are there. The farmer don't get the right price for their produce, and always there is an effort to minimize the gap between farm and for
means whatever the consumer is paying and whatever the farmer is getting the price. So in that case, government came out few years back with this scheme of electronic national agriculture market, where we can minimize the middleman from that, and farmers' exposure can be to the entire country's market. That is the ideal situation, where at the same time the buyer also can connect to the farmer through online effort on this online platform, and where the quality will be assessed by any government agencies, and farmer will get the right price. So efforts are on to increase the coverage of ENAM. More and more mandis are being added, as well as the more crops are being notified under ENAM. I hope that it goes properly in the coming days. So it will be a good platform for the farmers to get the right price for their produce. हरवीर जी, आपसे आज के जो तीसरी किश्त आई है 20 लाख करोड़ का जो फिस्कल पैकेज है, उसकी तीसरी किश्त की जो आज अनाउंसमेंट हुई है, उस पर आपकी छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे, क्योंकि वो पूरी कृषि पर ही केंद्रित है। 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेटअप करने की बात कही गई है। 10,000 करोड़ रुपए की योजना है फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस की, और किसानों का, जैसे आपने कहा कि किसानों के फ्रीडम हो उनको बेचने की, प्राइस वो ठीक पा सकें, जो एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग एक डिस्कशन का विषय रहता है कि इतनी मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें अपना प्राइस नहीं मिल पाता है। सो उसके लिए जो आज अनाउंसमेंट्स हुई हैं उस दिशा में, वो उसको आप कैसे देखते हैं? ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कितना प्रभावी होगा? एक्चुअली देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट का काफी बड़ा रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर के लिए, एंड आई होप के जो अनाउंसमेंट आज हुए हैं उसमें से काफी कुछ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट होगा। वो सिर्फ क्रॉप का नहीं है, वो डेयरी भी है, उसमें फिशरीज भी है और फूड प्रोसेसिंग भी है। सो आने वाले दिनों में अगर ये इम्प्लीमेंट ठीक से होता है पैकेज, डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर। और साथ में ये भी है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में उसमें चेंजेस करने की जो बात है उसको काफी लिबरल कर देना चाहिए, स्टॉक लिमिट्स खत्म करनी चाहिए, क्योंकि उससे फार्मर के प्रोड्यूस के लिए मार्केट खड़ा होगा, प्लस एग्रीकल्चर कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि ट्रेडर्स के लिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अभी क्या है कि बहुत सारी कमोडिटीज में स्टॉक लिमिट होने की वजह से ट्रेडर उस तरीके से स्टॉक्स नहीं करते, बड़ी कंपनियां नहीं आ पाती। तो ये मेरे ख्याल से अभी आने वाले दिनों में क्या क्या चेंजेस होती हैं अधिनियम में, वो देखने की बात है, बट इट शुड बी मोर एंड मोर लिबरल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। श्रोताओं, ये थे हरवीर सिंह, आउटलुक हिंदी के एडिटर, जो आज के कृषि क्षेत्र से जुड़े घटनाक्रम पर हमसे बातचीत कर रहे थे। और अब रुख करेंगे शेयर बाजार का। प्रमुख बाजार सूचकांक आज भारी उतार चढ़ाव भरे सत्र के बाद मामूली गिरावट पर बंद हुए। निवेशक सरकार के आर्थिक बढ़ावे के पैकेज के वित्तीय प्रभाव को आंक रहे थे। दिन में एक समय 350 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज करने के बाद बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स इस मंदी से लगभग पूरी तरह उबरते हुए कुल 0.08% की गिरावट से 25 अंक कम होकर 31,098 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.06% की मंदी से 6 अंक कम होकर 9,137 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां गिरावट तुलनात्मक रूप से अधिक थी। मिड कैप सूचकांक 0.31% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.16% की गिरावट दर्ज हुई। Equity benchmark Sensex today ended marginally lower after a choppy session as investors weighed the fiscal impact of the government's economic stimulus. After slumping over 350 points during the day, the 30-share index pared most losses to settle 25 points or 0.08% lower at 31,098 points. Similarly, the NSE Nifty slipped 6 points or 0.06% to close at 9,137. In the broader market, at the BSE, mid-cap fell 0.31% and small cap slipped 0.16%. Mahindra & Mahindra was the top laggard in the Sensex pack, cracking over 4%, followed by Axis Bank, IndusInd Bank, Hero MotoCorp, Sun Pharma and ICICI Bank. On the other hand, Bharti Airtel, Asian Paints, Tata Steel, NTPC, Hindustan Unilever and Reliance ended with gains. Experts said besides uncertainty over the effectiveness of the fiscal stimulus package, the spike in COVID-19 cases in the country is weighing on investor sentiment. Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday announced a
3,16,000 crore rupees package comprising free food grains for migrant workers, 2 lakh crore rupees concessional credit to farmers, and working capital for street vendors in a bid to help those hit hard by the nationwide lockdown. She also announced the third tranche of the government stimulus package today. The number of COVID-19 cases in India climbed to 81,970, while the death toll rose to 2,649 according to the Health Ministry. Globally, the number of cases linked to the disease has crossed 44 lakh and 43,000, and the death toll has topped 3 lakh and 2,000. Puneet, I hope you're still with us. Yes, sure. Thank you for your patience. Puneet, just looking at the market for the week, Nifty Bank was down by 2.7%. And what is the outlook for the banking and financial sector, especially with what's happening not only during the lockdown, but post-lockdown as well, with more NPAs likely to be created? So when the Prime Minister announced that there's going to be a huge relief package for the economy, markets got very excited last week, and they were expecting that the financial sector, which has been the backbone of credit and which is the backbone of growth in the economy for many years, that might get some relief from NPAs, from difficult payment conditions. I think the markets got excited about it. However, as we see that the announcements are being unveiled, not much of that money has gone directly to the financial sector. So there is not much in it, for instance, for banks or for NBFCs per se. Of course, there is some money, but that money is very small compared to the overall requirements of the financial sector. So clearly the financial sector is somewhat disappointed by the fact that there is no direct support to the financial sector entities. However, I think the fact that if the government focuses on the larger economy and the main economy does better, then I think the pain for the financial sector will also be less. So clearly markets are kind of settling down to that aspect of announcements being made. I think banks and financial institutions, particularly NBFCs, microfinance institutions, all these have to kind of settle down to a new normal, where there will be issues about NPAs, there will be some kind of a drag down on the way companies are performing. But I think valuations already taken a hit because of that. If we look at the past week, we will see that a large number of companies are now announcing their results for the March quarter. See, March quarter, only about 15 days of the March quarter were affected by the lockdowns and by government steps. So, but even then we see that a lot of companies have taken a big hit on their balance sheets. They have, of course, provided for the next quarter losses, so they are taking a cautious approach. But the truth is that companies have shown that even in the March quarter, they were not doing too well. And I think that would worsen when we see the numbers for June quarter. And in anticipation of all that, I think markets have been a bit soft, in spite of the fact that government has been trying to say that they're doing a lot for the economy. But markets are still waiting and watching, I think. पुनीत, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो 3 लाख करोड़ का कोलैटरल रहित ऑटोमेटिक गारंटीड बाय गवर्नमेंट लोन्स की जो सुविधा डिक्लेयर की गई है और एमएसएमईज की डेफिनेशन भी चेंज की गई है, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे और आपको लगता है कि इसके शायद दूरगामी फायदा हो इकोनॉमी को? देखिए, एक तो ये जो 3 लाख करोड़ के लोन्स हैं, ये 31 अक्टूबर तक इसको अवेल करना है एमएसएमईज को. तो आई थिंक दैट्स अ गुड स्टेप. ऐसा नहीं है कि ये ओपन एंडेड एक स्कीम है जिसका मालूम नहीं हमें कि कब तक उसका असर आएगा. तो डेफिनेटली लिक्विडिटी बूस्ट जो है सिस्टम में, वो आने वाले समय में होगा. तो मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ. मुझे आशा है कि जब ये हम लिक्विडिटी बूस्ट देखेंगे तो मार्केट्स के अंदर और पूरे व्यापारी जो जगत है उसके अंदर एक थोड़ा आसान, थोड़ी ईज होगा माहौल, क्योंकि इस वक्त लिक्विडिटी बहुत ही टाइट है बिजनेसेस के पास. पर उसका असर मुझे लगता है इकोनॉमी में, वाइडर इकोनॉमी में आने में 6 महीने से 1 साल लग सकता है, और तब शायद थोड़ा सा जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ईज होंगी. अभी जो ये स्कीम है, इसके पूरे जो कॉन्टूर्स हैं, ये किस तरह से स्कीम इंप्लीमेंट होगी, किस तरह से गारंटीज गवर्नमेंट देगी, वो पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है. वो अभी हमने कोई ब्लूप्रिंट नहीं देखा है. आई हैव सीन सम सजेशंस बाय सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, कि किस प्रकार से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बना करके आप ये लोन दे सकते हैं. लेकिन मुझे लगता है ये पूरा ब्लूप्रिंट आने में शायद थोड़ा समय लगेगा, और उसके बाद ही हम असेस कर पाएंगे कि ये पैसा कितनी आसानी से स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को ही मिलेगा.
पुनीत, हम चर्चा को विस्तार देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ बने रहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के बाजारों पर दबाव नए कोरोना वायरस पर अमेरिका और चीन के बीच बिगड़ते रिश्तों से पड़ा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फिलहाल बातचीत करने में कोई रुचि नहीं है और संकेत दिया कि वे चीन के साथ संबंध तोड़ भी सकते हैं। एशियाई क्षेत्र के बाजार आज लगभग बिना किसी बदलाव के बंद हुए। जापान का निक्केई सूचकांक 0.6% की बढ़त में रहा, जबकि सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी दोनों में 0.1% की मामूली वृद्धि दर्ज हुई। उधर हांगकांग का हैंगसेंग और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक प्रत्येक 0.1% की गिरावट पर बंद हुए। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां के शेयर तेजी में थे। चीन में कोरोना वायरस के चलते लगाई गई पूर्णबंदी में ढील देने के बाद इस वर्ष पहली बार फैक्ट्री उत्पादन में आई बढ़त से निवेशकों को भरोसा मिला, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच तनाव बने रहने से यहां के शेयर बाजार साप्ताहिक आधार पर गिरावट की ओर ही बढ़ रहे थे। लंदन के फुटसी में 1.3% की वृद्धि थी। जर्मनी का डैक्स 0.8% की बढ़त पर था और फ्रांस के कैक में 1.8% का उछाल चल रहा था। Moving on to the U.S. market, the three major U.S. stocks edged higher yesterday as investors weighed the prospect of additional stimulus and states reopening for business, which weighed on remarks from President Donald Trump about the U.S.-China trade negotiations. The Wisconsin Supreme Court struck down the governor's lockdown orders, fueling hopes that mandated restrictions could be lifted sooner than later. But an ousted health official testified before a U.S. House of Representatives panel that the U.S. could face the darkest winter if its response to the pandemic failed to improve. Comments by Trump late Wednesday blamed China for the coronavirus outbreak and revived trade war fears, even as mandated lockdowns continue to damage the economy. The damage was in evidence in a report from the U.S. Labor Department, which showed just under 3 million new jobless claims last week, pushing the 7-week tally well over 36 million. However, a White House spokesman statement that President Trump is open to another possible stimulus bill to support economic recovery boosted investor sentiment. Dow Jones Industrial Average zoomed 1.6%, S&P 500 surged 1.2%, and the Nasdaq Composite Index gained 0.9%. उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया शुरुआती बढ़त के बाद आई गिरावट से डॉलर के मुकाबले कुल 2 पैसे कमजोर रहा और $1 की कीमत 75 रुपये 58 पैसे दर्ज हुई। निवेशक वित्तीय समर्थन के पैकेज पर अतिरिक्त घोषणाओं से मिलने वाले ताजा संकेतों के इंतजार में थे। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि विस्तारित वित्तीय बाजारों में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति कम होने के बीच रुपया सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। And now moving on to the oil market. Oil prices today gained, touching more than 1 month highs amid signs that demand for crude was picking up, with China reporting increased refinery runs and rounding out a week of bullish news on the supply front. In intraday trade, Brent crude prices were trading at $31.70 per barrel, while WTI crude prices were at $28.10 per barrel. उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1,736 प्रति आउंस पर था। चांदी भी भारी बढ़त के साथ $16.23 प्रति आउंस पर थी। घरेलू स्पॉट बाजार आज देशव्यापी लॉकडाउन के कारण बंद थे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के फ्यूचर्स बाजार में जून के लिए सोने का अनुबंध मूल्य 217 रुपये बढ़कर 46,871 रुपये प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। आपसे थोड़ा सा पीछे जाते हुए जो आजकल का ज्वलंत मुद्दा है उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि जो ये पैकेज लाई है सरकार 20 लाख करोड़ रुपए का, इसके चलते क्या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में या इन्फ्लेशन बढ़ने का कोई खतरा आपको लगता है? नहीं सोनू, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इन्फ्लेशन आता है जब डिमांड और शॉर्टेज हो सप्लाई की। तो यहाँ ये तो डिमांड को बूस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि भारत में कोई शॉर्टेज नहीं है सामान की, तो मुझे नहीं लगता, मेरी राय है कि इन्फ्लेशन हम नहीं देखेंगे कोई बहुत ज्यादा इसमें इस वजह से। और डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी। और ब्याज दरों का आपको क्या लगता है, क्या रुख रहेगा? देखिए, ब्याज दर तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि डोमेस्टिक जो मॉनेटरी सिचुएशन है वो भी बहुत इजी है। बैंक्स के पास सरप्लस लिक्विडिटी है, वो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने की जरूरत उनको, और इंटरनेशनली भी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो बहुत आसान है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ समय तक इंटरेस्ट रेट्स में कोई भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत चर्चा के लिए शामिल होने के लिए मार्केट मंत्रों में पुनीत। धन्यवाद सुन।
And before we close, a reminder of the headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman announces third tranche of 20 lakh crore rupee economic package, focuses on infrastructure and building capacities in agriculture and allied activities, sets up 1 lakh crore rupee agri-infrastructure fund. Finance Minister launches a 10,000 crore rupee scheme for formalization of micro-food enterprises, a 13,343 crore fund for 100% vaccination of cattle. Total food grain production estimated higher by more than 10 million tons from previous year, and Sensex and Nifty remain almost flat. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.